नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने इतिहास का नवा पाठ दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य यह देखा। इस पाठ में हम इसके अगला पाठ देखेंगे, वह है 10वां प्राचीन भारत सांस्कृतिक। इस पाठ में हमें कुल 5 मुद्दे पढ़ने हैं। पहला है भाषा और साहित्य, दूसरा है जनजीवन, तीसरा है विज्ञान, चौथा है भाषा के केंद्र और पांचवा है स्थापत्य और कला। चलिए पढ़ते हैं। पहला मुद्दा, भाषा और साहित्य। प्राचीन भारत में साहित्य लेखन की अखंड परंपरा थी। साहित्य का यह लेखन संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और तमिल भाषाओं में हुआ। उनमें धार्मिक साहित्य, व्याकरण ग्रंथ, महाकाव्य, नाटक, कथा साहित्य जैसे बहुविध लेखन का समावेश है। संगम साहित्य, जिसे संगम भी कहते हैं। संगम का अर्थ विद्वान साहित्यकारों की सभाएं होता है। इन सभाओं में संकलित साहित्य संगम साहित्य के रूप में परिचित है। यह साहित्य तमिल भाषा में सबसे प्राचीन साहित्य है। इस साहित्य में सिल्लपदिकारम और मणिमेखल प्रसिद्ध महाकाव्य है। संगम साहित्य के माध्यम से दक्षिण भारत के प्राचीन समय के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक साहित्य, इस साहित्य में आगम ग्रंथ, त्रिपिटक और भगवद गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन आगम ग्रंथ अर्धमागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री जैसी प्राकृतिक भाषाओं में लिखी गई थी। वर्धमान महावीर के उपदेश आगम ग्रंथों में एकत्रित किए गए हैं। अपभ्रंश भाषा में महापुराण, चरित्र, कथा आदि साहित्य पाया जाता है। सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायशास्त्र से संबंधित सम्मई सुत्त नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा। विमल सूरी ने पौमचर्य नामक प्राकृत काव्य में रामकथा बताई है। हरिभद्र सूरी का समराई चकहा और उद्योतन सूरी का कुवलय मालाकहा ग्रंथ भी विशेष प्रसिद्ध है। त्रिपिटक में 3 पीटक है। पीटक का अर्थ पेटी होता है। यहाँ इसका अर्थ विभाग है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के साहित्य समाविष्ट है। क्या आपको पता है, उत्तर भारत से महाराष्ट्र तक के प्रदेशों में प्रचलित अधिकांश भाषाएं प्राकृत तथा संस्कृत भाषाओं का विकसित रूप है। प्राकृत शब्द प्रकृत शब्द से बना है। प्रकृत का अर्थ प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक होता है। प्राकृत भाषाएं लोगों के दैनिक व्यवहार में प्रचलित भाषाएं थी। प्राकृत भाषाओं का वर्गीकरण 4 समूहों पैशाची, शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री में किया जाता है। महाराष्ट्री से मराठी भाषा विकसित हुई। इस प्रकार प्राकृत भाषाओं से मराठी जैसी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। विकास होने की इन प्रक्रिया में इन भाषाओं के मूल स्वरूप में परिवर्तन हुए। उन्हें अपभ्रंश भाषाएं कहा गया। अपभ्रंश भाषाओं में से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनमें 3 अलग अलग प्रकार के साहित्य समाविष्ट है। पहला है सुत्त पिटक। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश वचनों को एकत्रित किया गया है। इन वचनों को सूक्त कहते हैं। दूसरा है विनय पिटक। यहाँ विनय शब्द का अर्थ नियम है। इसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुनियों को दैनिक जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, इसके लिए नियम दिए गए हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन को समझाया गया है। त्रिपिटक की व्याख्या करने वाला अट्ठ कथा यानी अर्थकथा नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है।
विदेशियों ने अपने अनुभव बताने वाली गाथाओं की रचना की है। उन गाथाओं को थेरी गाथा नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। ये गाथाएं पाली भाषा में है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भगवद गीता महाभारत का ही एक अंग है। भगवद गीता में कहा गया है, फल की आशा न करते हुए अपना अपना कर्तव्य करें। इसमें यह भी बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग सबके लिए मुक्त है। ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी में आद्य शंकराचार्य हुए। उन्होंने ज्ञान और वैराग्य जैसी बातों पर बल दिया। साथ ही उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवद गीता ग्रंथों पर भाष्य लिखकर उनका अर्थ स्पष्ट किया। उन्होंने भारत की 4 दिशाओं बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी स्थानों पर 4 मठों की स्थापना की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। उत्तम शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका विस्तृत विचार विमर्श कौटिल्य ने इस ग्रंथ में किया है। क्या तुम जानते हो, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में राजा के कर्तव्य, मंत्रियों को चुनने के निकष, प्रतिरक्षा प्रबंध, दुर्गों के प्रकार, सेना की रचना, गुप्तचरों की योजना, कोष, कार्यालय की व्यवस्था, न्यायदान प्रणाली, चोरी की जांच पड़ताल करना, दंड के प्रकार आदि प्रशासन से संबंधित बिंदुओं पर सूक्ष्मता से विचार विमर्श किया गया है। व्याकरण ग्रंथ व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी ग्रंथ में दिए गए सूत्रों का स्पष्टीकरण किया गया है। आर्ष और अभिजात काव्य प्राचीन भाषा के रामायण और महाभारत 2 आर्ष महाकाव्य है। आर्ष का अर्थ ऋषियों द्वारा रचित गई रचना है। रामायण महाकाव्य वाल्मीकि द्वारा रचा गया है। रामायण की कथा के नायक श्री राम है। महाभारत महाकाव्य व्यास ऋषि द्वारा रचा गया है। कौरव और पांडव के बीच का युद्ध महाभारत का विषय है। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में विभिन्न मानवीय भाव भावनाओं और परिणामों की व्यापक दर्शन होते हैं। भाषा, साहित्य और कला की परंपरा में कोई कालखंड ऐसा भी होता है कि भविष्य में भी उसकी गरिमा और गौरव अबाधित रहते हैं। ऐसे कालखंड में निर्मित साहित्य, कला आदि को अभिजात साहित्य के रूप से जाना जाता है। अभिजात संस्कृत भाषा में कालिदास द्वारा रचित रघुवंश, कुमार संभव, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय और माघ द्वारा रचित शिशुपालवध प्राचीन कालखंड के ये महाकाव्य विख्यात है। नाटक गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से किसी कथा को प्रस्तुत करने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। इन कलाओं की विस्तृत चर्चा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के ग्रंथ में की है। संवादों के माध्यम से की जाने वाली इन कलाओं की प्रस्तुति को नाटक कहते हैं। प्राचीन संस्कृत नाटकों में भास नाटककार का लिखा स्वप्नवासवदत्त, कालिदास का लिखा अभिज्ञान शाकुंतल जैसे अनेक नाटक विख्यात हैं। कथा साहित्य प्राचीन समय में भारत में कथा साहित्य का उपयोजन मनोरंजन द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था। पैशाची नामक भाषा में गुणाढ्य का लिखा बृहत तथा ग्रंथ प्रसिद्ध है। विष्णु शर्मा नाम के विद्वान द्वारा रचित पंचतंत्र ग्रंथ कथा साहित्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस ग्रंथ का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बौद्ध जातक कथाएं भी विख्यात है। इस प्रकार हमने आज 10वें पाठ का पहला मुद्दा भाषा और साहित्य यह पढ़ा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अगले मुद्दे विस्तृत से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।